हेलो फ्रेंड्स, सोशोलॉजी टूडे के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हो, मेरा नाम है पार्थ और अब हम आ रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो है सोशोलॉजिकल थिंकर। ये ऑप्शनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये जो हमारे 6 थिंकर्स है उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे जाने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें ये सब यूज होगा ही। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हर साल ऑप्शनल में यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज दिस। तो जब भी हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं तो उनके बैकग्राउंड को पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, उनकी पास्ट लाइफ कैसी रही, वो समझना जरूरी है, ताकि हम उनको समझ सके कि वो कैसे सोचते हैं और सोसाइटी को देखने का जो नजरिया है वो उनका ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, हम काल बात से बात करता हूँ। चलो, तो आपको जैसे पता होगा कि अगर हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की और इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है 18th सेंचुरी में। अब कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में होता है, वो भी 1818 के आसपास होता है, 1818। फिर वो पूरे यूरोप या स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आई थिंक 1848 तक वो बहुत हाइट पे थे, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ के 30 से 40 साल एक वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में बिताए हैं। और वो भी ऐसे दौर में बिताए हैं जहां सोशोलॉजिकल चेंज बहुत रैपिड था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। तो उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो सोचने का तरीका है, वो भी ऐसा है कि उन्होंने जो सोचा वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में ही सोचा। और उन्होंने जो सोचा वो कैपिटलिज्म को कंटेक्स्ट में सेंटर में रख के आज भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ रही है वो ऐसी ही थी, और उनको सेंटर में रख के हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल है वो दोनों चीजों को कवर करेगा। नंबर 1, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थियरी, और नंबर 2, मोड ऑफ प्रोडक्शन की थियरी। और ये जो हमारा सवाल है वो इन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे से कवर करता है। यानी कि अगर ये सवाल आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया या फिर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो मार्क्स को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सवाल क्या कहता है? Critically examine the dialects involved in the each mode of production as propounded by the Marx। तो सवाल क्या है कि भाई मार्क्स की जो थियरी थी उसमें जो डायलेक्ट्स थे, डायलेक्ट्स यानी उनके जो कीवर्ड्स, वो क्या है, वो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में, वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले हमारा, जैसे हम हर बार कहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझाना है कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन है क्या इंट्रोडक्शन में। तो जैसे मैंने बताया, आप चाहो तो कार्ल मार्क्स की बेसिक हिस्ट्री भी लिख सकते हो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि भाई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले फैक्टर्स। और मेनली मार्क्स से अकॉर्डिंग 2 टाइप के फैक्टर होते हैं। नंबर 1, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और नंबर 2, रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन, FOP और ROP। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मार्क्स क्या कहता है कि भाई हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम नेचर को चेंज करें, या फिर नेचुरल फोर्सेस पे हमने पावर बताए। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हमने पेट्रोल डीजल बनाया और उससे हमने वो पावर जनरेट की, तो ये है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जिसके पास ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कि ये नेचर को चेंज करने की एबिलिटी होगी, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। दूसरा है रिलेशनशिप विथ प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है। अब मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने प्रोडक्ट डिजाइन की और आप मेरी इंडस्ट्री में वर्कर हो और आपने उसमें काम किया। तो आज क्या है कि भाई अगर ये बॉटल डिजाइन करने में और बनाने में मैंने अपना टाइम दिया, पैसा दिया, आपने वो प्रोडक्शन किया, आपने अपना लेबर दिया, एफर्ट दिया, बदले में मैंने आपको पेमेंट किया, और आप वही पैसों से वापस ये बॉटल खरीदोगे। तो ये है रिलेशनशिप विथ प्रोडक्ट। मेरा डायरेक्ट रिलेशन है बिकॉज आई एम द ओनर, पर आपका इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये है रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट। जैसे हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। तो ये हमें बताना है। अब मार्क्स का क्या कहना था कि भाई जैसे ही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगा, रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट चेंज होगा, वो अल्टीमेटली मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाएगा। अब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा वो मेनली 4 स्टेज में होता है, 4 अलग अलग टेम्पोरल स्टेज में। वो 4 स्टेज हमें यहां बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास कुछ नहीं था, जैसे हमने जस्ट नई नई खेती या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तब हमारे पास क्या था कि भाई सबके पास जमीन है, सबके पास पावर है, आप जितना चाहो उगाओ और खुद उगा के खाओ। तब तो बार्टर सिस्टम जैसा ही कुछ होता होगा। तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनलिज्म या फिर प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस स्टेज में क्या था, जब सबके पास सब कुछ अवेलेबल है तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट, ये दोनों एकदम कॉमन था, जिसकी वजह से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत कॉमन हो चुका था। फिर आता है दूसरा स्टेज आता है वो है फ्यूडियलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडियलिज्म यानी कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक लैंड लॉर्ड हूं, मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मैंने अपनी जमीन आपको किराए पे दी।
अब आपका क्या काम है कि आप उसमें उगाओ, वही चीज मुझे बेचो, बदले में आपको पैसे दूंगा, वही पैसों से वापस वही चीज खरीदो। और गेटिंग में कितनी कॉम्प्लेक्स होने लगी चीजें। भाई मेरी जमीन है, मैंने आपको रेंट पे दी है, आप कुछ उसमें उगा रहे हो या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर वही प्रोडक्ट आप मुझे वापस दोगे क्योंकि वो मेरी जमीन पे हुआ है, बदले में मैं आपको आपका लेबर दे दूंगा और उसी पैसों से जो मैंने आपको लेबर दिया है उससे वही चीज वापस खरीदो। अब इससे क्या हुआ, मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरा चेंज होने लगा। जहां फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो जमीन वो मेरी थी, आई वॉज अ ओनर, रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट वो चेंज हो गया। अब फिर आता है स्टेज नंबर 3 कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब यही चीज है वो इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इंडस्ट्री है, आई एम द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, आप मेरी ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बदले में मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप वही पैसों से वही चीज खरीद रहे हो जो मेरी इंडस्ट्री में बन रही है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े बना रहा हूं, तो आपने वो जो कपड़ा खरीदना है वो भी मुझी से खरीदना है, वही जो आपने बनाया है। तो समझ लो इससे वो कितना डिसबैलेंस हो गया सोसाइटी में। तो ये है स्टेज नंबर 3, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ ये जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बन गया। अब गेटिंग में, क्योंकि पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स कम होते थे और जो इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरिस्ट थे वो ज्यादा थे। पर ये जो थर्ड स्टेज हुआ इसमें वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, जहां ओनर बहुत कम है, रेयर, पर लेबर्स की भरमार पड़ी है। आज भी देखो कैपिटलिस्ट कितने कम हैं पर उनके अंदर जॉब करने वाले कितने ज्यादा हैं। आर यू गेटिंग मी? और फिर मार्क्स ने क्या कहा कि भाई ये सब खत्म हो सकता है, और वो कब खत्म होता है, जब सोशलिस्ट फोर्थ स्टेज आएगा, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा तभी। अब सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा कि भाई कोई ओनर नहीं, कोई लेबर नहीं, सबके पास सब कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन था वो सबके पास है। जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट है वो एकदम सिंपलिस्ट है, जैसा पहले प्रिमिटिव स्टेज में हुआ करता था। इसकी वजह से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन वो सिंपल हो जाएगा एकदम, और तब जाके इनइक्वालिटी खत्म होगी सोसाइटी में, और तब जाके वो मार्क्स कहता है एंड ऑफ हिस्ट्री, तब हिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। तो ये हमें बताना था। अब यहाँ क्रिटिकली एग्जामाइन लिखा, यानी कि हमें इसका काउंटर भी देना पड़ेगा। तो जब भी मार्क्स का काउंटर आए तो 2 एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है। नंबर 1 है यूएसए का एग्जाम्पल। यूएसए अपने आप में प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट स्टिल वहां पे ऐसी सोशलिस्ट स्कीम चलती है गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि अभी आई थिंक रिसेंटली ट्रम्प में आया था भाई गुडविल बिल, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि ट्रम्प सरकार कुछ फ्रीबीज देने वाली थी वहां के सिटीजन्स को। तो ये है बताना है कि भाई यूएसए में प्योर कैपिटलिज्म होने के बावजूद भी वो ऐसी सोशलिस्ट स्कीम चला रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरा एग्जांपल चाइना अपने आप में पूरा सोशलिस्ट है, बट स्टिल इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यानी कि एक सोशलिस्ट देश में भी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। यानी कि मार्क्स की जो थियरी है जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये जो डिसबैलेंस बनता रहेगा, तो हमारी सरकार क्या कह रही है कि भाई वो डिफरेंसेस कम से कम हो। अभी हमारे में देख लो ना, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम चलती है जो ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट इनको डिसबैलेंस नहीं होने देती, वो बनाए रखती है ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये हमें एक खास बताना है। और फिर हमें बताना है कि भाई मार्क्स का जो कहना है वो जायज़ है, बहुत हद तक जायज़ है। वो इनइक्वालिटी आज भी हमें देखने को मिलती है, पर सिर्फ ये इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई वो सोशलिस्ट वाले फेज में सब चंगा से सब अच्छा हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग मी? और ये तब हमें बताना है। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.